नमस्कार साथियों, मैं दीपा दुबे आज आपके समक्ष बढ़ती हुई बेरोज़गारी और केंद्रीय सरकार की रोज़गार के प्रति जो नीतियाँ विफल हुई हैं उनको लेकर आपके समक्ष आज लाइव हो रही हूँ। साथियों, आप जिस प्रकार सब जानते हैं कि हमारे देश में बेरोज़गारी की समस्या जो है वो दिन प्रतिदिन कितना बड़ा भयानक रूप लेती जा रही है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे रोज़गार के साधनों की जो हमारे देश में जनता को मिल रहे हैं और किस तरीके से मिल रहे हैं और कैसी नीतियाँ केंद्र सरकार ने बनाई जिनको लेते हुए हम बेरोज़गारी के इस कदम तक पहुंच चुके हैं कि आज रोज़गार का साधन सब खत्म हो चुके हैं। मैं आपसे अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि 29 सितंबर को चंडीगढ़ में एक उदाहरण के रूप में आपसे बात कर रही हूँ। 29 सितंबर को एडवर्टाइजमेंट निकलती है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दे रहे हैं। उसमें उन्होंने किस तरीके से हमारी नीतियों का या ये कहें कि हमारे जिस परव्यू में जनरल कैटेगरी में EWS की कैटेगरी, SC/ST एक्ट की कैटेगरी, OBC की कैटेगरी और तो और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उन्हीं को मेन उदाहरण लेके मैं आपके समक्ष हूँ। जब ये मैंने अखबार में पढ़ा तो मन विचलित हुआ। मन इसलिए विचलित हुआ, एक तरफ खुशी ये लगी कि चलो इतने दिनों की मेहनत जो थी लोगों की वो रंग लाई। भारत सरकार ने के किसी एक डिपार्टमेंट ने रेगुलराइज करने के लिए सरकारी जो पद हैं वो भरने के लिए आपसे एप्लीकेशन मांगी। लेकिन जब उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा गया, आप लोग भी पढ़िए, आप नेट पे भी चेक करिए, 29 सितंबर 2020 की वो एडवर्टाइजमेंट है जिसमें उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए और फॉरेस्टर की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। उसमें जो हमारी नीति है कि इतने % कोटा इसका रहेगा, इतने % कोटा इस कैटेगरी का रहेगा, उसकी किस तरीके से धज्जियां उड़ी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। नंबर 1 जनरल सीट्स हो गई। नंबर 2 ST, SC, ST की सीट्स रिज़र्व हो गई। उसके बाद OBC की भी सीट जो हैं वो रिज़र्व हो गई। लेकिन बात वहाँ ही थम गई। EWS जिसके बारे में 2014 में केंद्र सरकार बनने से पहले ये लिया जाता था चुनाव का मुद्दा कि हम हिंदुस्तान के EWS को ऊपर उठाना चाहते हैं, वो कैटेगरी इसमें ख़त्म कर दी गई। उनको कोई स्थान नहीं दिया गया, उनकी कोई रिक्त है, उनके लिए कोई EWS से रिलेटेड कोई व्यक्ति इसमें अपना एप्लीकेशन नहीं डाल सकता। उसी के साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन हमारे फौज के वो नुमाइंदे जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, जो एक्स सर्विसमैन थे या किसी ने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले ली है, उनके अप्लाई करने का भी एक आर्मी में काम करने वाले फौजी को सम्मान के रूप में उनका भी एक कोटा रखा जाता था जिसको हम एक्स सर्विसमैन का कोटा कहते हैं। ये छोटे से पद से लेके सबसे उच्चतम पद तक नौकरी के ये इनमें से लोगों को कुछ प्रतिशत के रूप में इंटरव्यूज़ के लिए कॉल किया जाता है और उनको नौकरी पे रखा जाता है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि EW से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं और एक्स सर्विसमैन से जो रिलेटेड व्यक्ति हैं उनका खाना बिल्कुल खाली कर दिया गया। क्यों? आर्मी में काम करने वाले को एक सम्मान के रूप में ये दिया जाता था और वो जो सम्मान है उसका वो आज खत्म हो गया। ऐसा क्यों? कौन सा संविधान घर बैठे केंद्र सरकार ले आई जिससे इन लोगों को उनमें से निकाल दिया गया? EWS की बातें करने वाले, सर्विस मैटर की बातें करने वाले और बहुत सारे चीज़ों के ऊपर अपना चुनावी जो मौका था वो उन्होंने गंवाया नहीं।
EWS को और एक्स सर्विसमैन को और SC ST को हर जगह यूज़ किया। लेकिन आज जब ये मैंने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, मन इतना दुखित हुआ कि मुझे ये लगा कि मुझे आप लोगों से साथ ये बात शेयर करनी चाहिए। इसीलिए लाइव हुई कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक एग्जाम्पल आपके सामने है, किस तरीके से हमारी नीतियों को जो केंद्र सरकार ने बनाई थी या बन रही हैं, जो चल रही हैं, उनको किस तरीके से धज्जियां उनकी उड़ाई गई। एक बात और शेयर करना चाहूँगी, जब इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा तो मन में विचार आया कि गूगल पे इसके लिए कुछ सर्च करूं। तो मैं इसको देख के और भी परेशान हो गई कि 2012 में भी इस डिपार्टमेंट ने रेगुलराइज करने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट निकाली थी कि इतनी भर्तियां हो रही हैं, आवेदन दो। उसमें हजारों लोगों ने आवेदन दिया, लाखों रुपए इन्होंने फीस के रूप में इकट्ठा किए। उसके बाद आज हम 2020 में आ गए, लेकिन उन एडवर्टाइजमेंट के बदले में जो लोगों ने एप्लीकेशंस दी वो आज तक पेंडिंग है। उनको पेंडिंग किस लिए रखा गया, वो फाइलें कहाँ दबी हुई हैं, इसके बारे में आज तक किसी ने विचार नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, जो लोगों ने, जो भाइयों ने, जो बहनों ने इसके लिए आवेदन दिए थे, उनकी आज उम्र 7 साल 8 साल के बाद कहाँ पहुँच गई है, इसके बारे में क्या किसी ने सोचा? आज फिर इतने सालों के बाद कोविड के चलते हुए हाहाकार पूरे देश में, पूरी दुनिया में मचा हुआ है, लेकिन इतनी क्या ज़रूरत आ गई कि कोविड के चलते हुए ये फिर से डिपार्टमेंट ने पोस्टर रेगुलराइज करने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दे दी। बहुत खुशी हुई ये सुन के कि शायद हमारे भी 4 लोगों को नौकरी बच्चों को मिलेगी, लेकिन नहीं। बहुत बड़ा भ्रम है हमारे मन में कि एडवर्टाइजमेंट के बदले में 4 सीटों के बदले या 10 सीटों के बदले में हमें हजारों लाखों आवेदन आएंगे। उनकी फीस हम इकट्ठा करेंगे और उसके बाद फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे। ये कार्यक्रम 2012 से चला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक और बात करना चाहूँगी कि 2012 की जब मैंने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी तो उसमें उन्होंने क्वालिफिकेशन लिखी थी 10+2 विद 55% मार्क्स। और जो आज की हमारी उसी पोस्ट के लिए आज की जो हमारी एडवर्टाइजमेंट हमने पढ़ी उसमें लिखा है 10+2। वो 55% मार्क्स की जो बात थी वो कहाँ गायब हो गई? इसका मतलब साफ है, क्लियर है कि हम या तो उन नीतियों से अपने आप को हटा चुके हैं, हम नीतियों के अंतर्गत जो सिस्टम है उसके अंतर्गत काम नहीं कर रहे, या फिर हमें ऐसे लोगों को वहाँ एडजस्टमेंट करनी है जो हमारे करीबी हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन 10+2 ही है लेकिन मार्क्स जो हैं वो 55% नहीं है। तो उसके लिए रूल हम अमेंड कर दिया बिना किसी नोटिफिकेशन के। ऐसा क्यों? ये तो देखा है कि पढ़ाई का स्तर बढ़ता जा रहा है। बच्चों के मार्क्स हमारे टाइम में 60% आते थे तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 99% आ रहे हैं, तब भी माता पिता कहते हैं मेरे बच्चे का 1% नंबर कम है, एडमिशन के लिए मुश्किल हो जाएगी। उस सिचुएशन में आज हम 55% वाली चीज़ को हटा के हम 33% पे आ गए। तो ये साफ चीज़ जाहिर करती है भाई और बहनों कि आज जो ये एडवर्टाइजमेंट्स निकल रही हैं ये सिर्फ आई वॉश है। आप लोगों को, आपके बच्चों के लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसा क्यों? पढ़ाई का स्तर बढ़ रहा है और नौकरी के लिए आपने इस एडवर्टाइजमेंट में पढ़ाई का स्तर नीचे गिर दिया। साफ जाहिर होता है कि हमें ऐसे व्यक्ति को वहाँ एडजस्ट करना है जो हमारा करीबी है और जिसके जो परसेंटेज है वो 55% से कम है। बढ़ती हुई स्तर से हम इतना नीचे गिर जाएंगे? ये एक सोचने और विचारने वाली बात है और ये प्रश्न चिन्ह है बहुत बड़ा केंद्र सरकार की रोजगार से के जो नीतियां हैं और आज वो विफल होती दिख रही हैं, उन चीज़ों को लेके मैं आपके माध्यम से ये भी बात पूछना चाहूँगी डिपार्टमेंट से। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल दे रही हूँ
कि आपने जो 2012 में लोगों के आवेदन लिए, उन आवेदनों का आज तक क्या किया? आपने ये कहीं नहीं किया कि नॉन क्वालिफाइड। एक बात और शेयर करना चाहूंगी, प्रोफेशन से वकील हूं, वकील होने के नाते जो जुडिशरी के एग्जाम्स आते हैं उसमें प्रिलिमिनरी तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन जब मेंस का पेपर होता है तो मेरे जो भाई और बहनें दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने प्रोफेशन को एक साइड पर रख के कि हम जज बनेंगे, हम सब जज बनेंगे या हम एडिशनल सेशन जज बनेंगे, वो भाइयों का तब मनोबल कितना गिरता है जब वो पेपर दे के आते हैं और रिजल्ट जो आता है वो नॉन क्वालिफाइड आता है। क्यों भाई? प्रश्न पूछती हूं आपके माध्यम से कि जो व्यक्ति मेरिट बना रहा है प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में, क्या मेंस में जाके वो बिल्कुल फेल हो जाएगा जो आप उसको नॉन क्वालिफाइड कर रहे हो? क्या कारण है इसका? एक व्यक्ति मेहनत करके उस सीढ़ी के पड़ाव तक पहुंचता है, आप उसको बताइए ना कि भाई तेरे इतने नंबर, तू क्वालिफाई कर रहा है, तू नहीं कर रहा है। पर यह नहीं हो सकता कि इतने लोगों की संख्या में हजारों बच्चे पेपर देते हैं कि कोई भी नॉन क्वालिफाइड हो जाए। 2000 का फार्म, 3000 का फार्म, उसकी फीस वो कहां से आ रही है? उसके ऊपर से पढ़ाई का खर्च, ऑनलाइन क्लासेस, उसके अलावा एकेडमी का खर्च, वो एक माँ बाप की पॉकेट से जा रहा है। व्यक्ति कमाएगा क्या और बच्चे को पढ़ाएगा क्या, ये किसी ने सोचा नहीं। ये बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी का एक मुख्य कारण जो है वो इस तरीके की गलत पॉलिसीज हैं, इस तरीके की गलत एडवर्टाइजमेंट है, हड़बड़ी में की हुई एडवर्टाइजमेंट है। और इससे साफ पता चलता है, ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जो ये निकली है पोस्टें, इससे साफ पता चलता है कि ये हड़बड़ी की एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। और इतनी जल्दी क्या आ गई? जब आपने 2012 से अभी तक भर्ती नहीं की तो अब प्रॉब्लम कहां खड़ी है? ये चीजें जो हैं वो झकझोर करती हैं इस बात के लिए कि रोजगार के साधन नहीं हैं। अगर कोई डिपार्टमेंट रोजगार के साधन निकाल रहा है तो जो पहले वाले जो आवेदक थे उनका क्या कसूर था? आप उनको इसमें कंसीडर करो, क्योंकि आपके पास वो पेंडिंग एप्लीकेशंस पड़ी हैं। अलमारी को भर देना और उसके बावजूद अलमारी नहीं है, एक सरकारी अलमारी और आके खड़ी हो जाएगी, ये फॉर्म भी वैसे ही चली जाएंगे। आई वॉश मत करो। केंद्र सरकार से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो नीतियां बना रहे हो उनके ऊपर चेक रखो कि आपके अलग अलग डिपार्टमेंट किस तरीके से कार्यविधि को कर रहे हैं। कार्यविधि सुचारू ढंग से नहीं है। आप लोग गूगल पे सर्च करो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट जो है 29 तारीख के पेपर में आई है, 29 सितंबर के पेपर में, और उससे पहले वाली जो है वो 2012 की है। ये आप सर्च करें, आपको पता चलेगा कि इन दोनों एडवर्टाइजमेंट में कितना फर्क है, कितने लोगों की पहले निकाली, कितने लोगों की आज निकाली। इन चीजों के लिए हमें जागरूक होने की जरूरत है। आज मैं लाइव आपके सामने हूं। मेरा इंटरेस्ट किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जॉब के लिए नहीं है, मेरा इंटरेस्ट किसी लीगल डिपार्टमेंट की जॉब के लिए नहीं है। ये मैंने एक उदाहरण आपको दिए हैं। सिर्फ दुख तब लगा जब मन को ये ठेस पहुंची कि लाखों बच्चे हमारे इस जॉब के लिए आवेदन देंगे, लेकिन मुझे सामने दिख रहा है कि लाखों में से जो लोग इस पिक्चर में नहीं आएंगे उनकी भर्तियां हो जाएंगी और हमारे बच्चे मेहनत करते रह जाएंगे। माता पिता उनको फिजिकल के लिए, टेस्ट के लिए भेजेंगे, उनको कितने दिनों से तैयारियां करवा रहे होंगे, रिटन एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे, वो सब विफल हो जाएगी अगर आप और हम मिलके ये आवाज़ नहीं उठाएंगे। मेरा आज लाइव होने का जो मकसद है वो सिर्फ इस एडवर्टाइजमेंट से, इनके पीछे बढ़ती हुई विफलताएं जो हैं सरकार की, जो नीतियां हैं रोजगार की, उनके लिए है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट ये दे रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़ें। पहली एडवर्टाइजमेंट, आपके पास तो इतना अच्छा अब आज की डेट में गूगल इंजन है जो हर कोने की चीज़ को उठा के आपके सामने ले आता है। तो हम इस चीज़ के लिए आप और मैं मिलके
इस चीज़ की आवाज़ उठाएं, ताकि हमारा जो बच्चा है या जिसके लिए हम आवेदन दे रहे हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे। सिचुएशन ये आने वाली है, जो चल रही है और दिख रही है, कि हम बेरोज़गारी के बीच में इतना उलझ चुके हैं कि हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ना प्राइवेट नौकरी है, ना सरकारी नौकरी है, लेकिन हर व्यक्ति की मंशा है कि मैं सरकार की नौकरी करूं, लेकिन होगी वो तब जब केंद्र सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने वालों की नीयत साफ होगी। यहाँ पे बहुत बड़ा संशय है उनकी नीयत पे। इसी लाइव को लेके मैं आपके समक्ष हूँ। ऐसे ही मुद्दे आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहूँगी टाइम टाइम पे। आपसे मेरा अनुरोध है कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए जॉब्स को रिलेटेड, रोज़गार को रिलेटेड जो ये मैं लाइव आपके सामने हुई हूँ, इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक इसको स्प्रेड करें। और अगर इसके बारे में आपने कुछ मेरे से जानकारी लेने चाहते हैं या कुछ करते हैं तो आप मेरे पेज के ऊपर मेरा नंबर है, आप उससे मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं या मुझे उसके बारे में बता सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, ताकि हम इन चीज़ों को उजागर कर सकें। अगर रोज़गार के साधन मिले हैं तो वो हर इंसान के लिए, भारत के हर इंसान के लिए वो इक्वल हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अगर ये पॉलिसीज़ इसी ढंग से बनती रहेंगी और विफल होती रहेंगी तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक जनता के लिए आई वॉश है। धन्यवाद।